माई नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखिए आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब ये चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो कई पार्ट्स में ये चैप्टर आने वाला है, बट आई प्रॉमिस एक बार वीडियो देख लेना, आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो फिर विदाउट डिले हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का मतलब होता है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। किस तरह से लोगों में ये भावना आई थी कि अब हमें राजा का शासन नहीं चाहिए। वो राजा से बहुत परेशान हो चुके थे, सभी जो यूरोपवासी हैं वो अपने अपने राजाओं से परेशान हो चुके थे और उनको क्या करना था, नेशनलिज्म की फीलिंग उनके अंदर आ गई थी। तो उनको अपना एक देश बनाना था। देश मतलब जब पहले राजा होते थे ना तो थोड़े थोड़े हिस्से होते थे लोगों के पास, इस राजा का ये हिस्सा है ज़मीन का, इस राजा का ये। तो वो लोग चाहते थे कि हम एक राष्ट्र बनाएं, उस राष्ट्र में क्या हो कि भाई राष्ट्र की कोई भाषा भी हो और प्लस जो है पोशाक हो, झंडा हो, इस तरह की चीज़ें उन लोगों के दिमाग में आने लगी थी। तो यहाँ होता है क्या कि जो फेडरिक स्यूरो हैं उन्होंने एक पेंटिंग बनाई, ठीक है। तो इस पेंटिंग में आप देख रहे हो कि भाई ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हमें दिखा रखी हैं। बहुत सारे लोग पीछे से लाइन बना के आ रहे हैं, तो राशन लेने नहीं आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं पीछे से? ये अलग अलग यूरोपवासी हैं, अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। और ये क्यों आ रहे हैं कि हम स्वतंत्रता की देवी के पास आ रहे हैं कि भैया हमें राजा से जो है वो अब आज़ादी चाहिए। जो आगे निकल गए हैं जैसे अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड के लोग जो हैं वो क्या हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम तो आज़ाद हो चुके थे। पिक्चर में है ना एक चित्र बनाया गया है, जो चित्र बनाया फेडरिक स्यूरो ने 1848 में उन्होंने बनाया था। तो उन्होंने ना अपनी कल्पना दिखाई है, एक्चुअली ये सब रियल नहीं है। वो जो चाहते थे उन्होंने उसकी एक पेंटिंग बना दी कि ऐसे लोग आएंगे, स्वतंत्रता मांग रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आशीर्वाद देंगी, कुछ लोग आगे स्वतंत्र हो गए हैं, कुछ बस पहुँचे ही हैं, जैसे फ्रांसीसी बस पहुँचे ही हैं, बाकी पीछे पीछे आ रहे हैं। तो ये सब एक इमेजिनेशन है और भगवान जी जो है बड़े खुश हो रहे हैं कि हाँ भाई धरती पर ऐसा हो रहा है, परियां वरियां आशीर्वाद दे रही हैं, राइट। तो चलो आगे देखते हैं, लाइन बाय लाइन इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। इन 1848 फेडरिक स्यूरो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। इन्होंने 4 प्रिंट्स की, है ना, 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, सीरीज बनाई थी। सीरीज मीन्स 1 to 1 जो आते हैं एक के पीछे एक, ठीक है। विजुलाइजिंग हिज ड्रीम, और उन्होंने क्या विजुलाइज किया था? अपना सपना जो वो देखना चाहते थे, मतलब जो सपना वो देख रहे थे उन्होंने उसे एक चित्र के रूप में दिखाया हुआ है। ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। और उनका सपना कैसा था? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक कौन सा होता है? जनतांत्रिक, जिसमें जनता का शासन चलता है ना। अब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो क्या है, हम लोग वोट देते हैं, फिर हमारे लीडर चुने जाते हैं, फिर वो हम पे मतलब हमारे लिए काम करते हैं, राइट। लेकिन राजा वाले शासन में ऐसा नहीं होता। तो सोशल रिपब्लिक, सामाजिक रूप से भी रिपब्लिक, तो ऐसा वो चाहते थे, ठीक है। एज ही कॉल्ड देम, तो उन्होंने उसको क्या बोला कि वो क्या चाहते हैं, वर्ड का ड्रीम कैसा है उनका, कि दुनिया के मतलब कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक, ये इस तरह से उन्होंने चाहा था। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज़ क्या शो करती है भाई? लोगों को शो करती है पीपल ऑफ यूरोप और अमेरिका के। याद रखना ये बात, सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोप एंड अमेरिका के मैन एंड वीमेन हैं ऑफ ऑल एजेस, सब एजेस के, छोटा बड़ा बच्चा, सभी जो एजेस के मैन एंड वीमेन हैं ऑफ ऑल एजेस। और सोशल क्लास, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन से सोशल क्लास के, अपर मिडल लो और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सब लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने जो कल्पना की थी अपने उसमें कि मार्चिंग कर रहे हैं एक लॉन्ग ट्रेन में। मतलब एक लॉन्ग ट्रेन का मतलब ऐसे लाइन लगा के आप देख रहे हो ना, पीछे से लोग सब आ रहे हैं तो ये मार्चिंग कर रहे हैं। एंड ऑफरिंग कर रहे हैं होमेज। होमेज क्या होता है? जैसे नमस्ते करते हुए निकलते हैं ना, नमस्कार करते हुए, सम्मान देते हुए, किसको कर रही है होमेज? किसको दे रहे हैं भाई? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को, एज दे पास इट बाय। तो जैसे जैसे सारे लोग यूरोप और अमेरिका के लोग जो हैं वो सारे के सारे क्या हो रहा है, लाइन बना के आ रहे हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्या कर रहे हैं भाई? ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज देते हुए जा रहे हैं। होमेज मतलब उनको नमस्कार करते हुए जा रहे हैं। एज यू वुड रिकॉल, भाई तुमको याद ही होगा कि आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड करते थे, किस चीज़ को पर्सोनिफाइड करते थे भाई? लिबर्टी को एज फीमेल फिगर। अब आपको ना इस पिक्चर में दिखा रखा है जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो एक फीमेल फिगर है, तो यहाँ पे भी फीमेल फिगर का उन्होंने क्यों यूज़ किया था? क्योंकि उस समय, है ना, जब हम बात करेंगे किस समय की भाई, ये जो फ्रांस की क्रांति वाला जो टाइम आया था, तो वहाँ पे क्या किया गया था, लोगों में भावना डालने के लिए कि हमारी, जैसे हम बोलते हैं ना, भारत माता है, तो उन्होंने भी अपने देश के लिए इस तरह से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाया होगा कि जिससे लोगों को फील हो, है ना, हमारी फीलिंग्स जुड़ जाती हैं जब हम भारत माता बोलते हैं, हमें भारत माता के लिए जान देनी है भाई, हमें अपने देश को बचाना है। तो वो देश जो फीलिंग होती है माँ के समान हम उसको डालते हैं। तो इसी तरीके से वो यही बता रहे हैं कि एज यू वुड रिकॉल, भाई तुम्हें याद होगा कि जो आर्टिस्ट थे ना फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले टाइम पर, तो उन्होंने पर्सोनिफाइड किया था। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है, पर्सोनिफाइड करना मतलब एक नॉन लिविंग को लिविंग का रूप दे देना।
ठीक है, तो उन्होंने क्या रूप दिया था लिबर्टी को, एज अ फीमेल फिगर। ठीक है, तो हियर यू कैन रिकग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। अब आप देख सकते हो, पहचान कर सकते हो कि उनके एक हाथ में क्या है भाई, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में क्या है, याद रखना, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, ज्ञान की मशाल। ठीक है, एंड शी बियर्स इन वन हैंड, और दूसरे हाथ में क्या है भाई, चार्टर ऑफ राइट्स, आदमियों के अधिकारों का घोषणा पत्र है। एक हाथ में क्या है भाई, एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, दूसरे हाथ में क्या है, चार्टर ऑफ राइट्स। ये पॉइंट है, याद कर लेना। ठीक है, ऑन दी अर्थ क्या पड़ा हुआ है, फोरग्राउंड पे, बिल्कुल अर्थ पे उनके सामने ही क्या पड़ा हुआ है, ऑफ द इमेज लाई द शाटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। एब्सोल्यूटिस्ट मतलब निर्कुंश, जिसपे किसी का अंकुश ही ना हो। तो ऐसे राजा ही तो होते थे जिन पर किसी का अंकुश नहीं होता था। तो उनके जैसे मुकुट वुकुट टूटे फूटे पड़े हुए हैं ज़मीन पर, ये सब दिखा रखा है। शटर्ड मतलब ऐसे ही बस बिखरे हुए हैं। ग्राउंड पे क्या दिखा रखा है, आप देखो, मैं पिक्चर में तुम्हें दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो ज़मीन पे आपको दिख रहा है ना, ये इनके खाना खाने का कचरा नहीं है। ये कचरा क्या है, ये दिखाया है कि राजा वाजा का शासन खत्म हो गया, मुकुट वुकुट सब ज़मीन में पड़े हुए हैं। और लोग क्या कर रहे हैं, ये देखो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास आ रहे हैं। यूरोप और अमेरिका के लोग ही पीछे से लाइन बना के सब आ रहे हैं, इनको होमेज प्रदान कर रहे हैं, मतलब एक से रिस्पेक्ट दे रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। और जिनको स्वतंत्रता मिलती जा रही है वो आगे जाते जा रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने इमेजिन किया हुआ था सारा कुछ। ठीक है, इनके एक हाथ में क्या है, ये देखो, आप देख सकते हो, ये मशाल है। ठीक है, एनलाइटमेंट वाली जो टॉर्च बताई गई है। दूसरे हाथ में क्या है भाई, यहाँ पर ये घोषणा पत्र जो हमने बताया था ना, चार्टर जो राइट्स का था, ठीक है, चार्टर ऑफ द राइट्स। ये देखो, ये लिखा हुआ है, चार्टर ऑफ द राइट्स है। ठीक है, तो एक हाथ पे हो गया टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, दूसरे हाथ में हो गया चार्टर ऑफ राइट्स। और ज़मीन में क्या पड़े हुए हैं, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के जो टुकड़े पुकड़े रिमेन्स जो पड़े हुए हैं, शटर्ड रिमेन्स, वो पड़े हुए हैं। इन सूर्योज यूटोपियन विजन, अब सूर्य के काल्पनिक विजन में, काल्पनिक सपने में, यूटोपियन का मतलब क्या होता है बेटा, यूटोपियन का मतलब होता है जो सच में ना हो, कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी ऐसी बातें जो सच में संभव ही ना हो। यूटोपियन विजन था उस समय के लिए, है ना, कि ऐसा होगा, राजा हट जाएंगे, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, है ना, और सब हमारा शासन हो जाएगा, पब्लिक का शासन हो जाएगा। उस समय के लिए यूटोपियन विजन था, क्योंकि बहुत काल्पनिक था, ऐसा लग नहीं रहा था उस सिचुएशंस में कि ऐसा कुछ हो भी पाएगा कभी। तो यूटोपियन विजन था कि पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्ट्रिक्ट नेशंस। तो यूटोपियन विजन में लोगों को कैसे बांटा गया था, डिस्ट्रिक्ट नेशंस में उन्होंने बांटा था, आइडेंटिफाई किया गया था थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। तो सूर्य क्या सोचते थे, उन्होंने क्या कल्पना की थी कि आगे क्या होगा, लोग जो हैं वो अलग अलग नेशंस में रहेंगे, दुनिया जो है वो नेशंस में बट जाएगी, जैसा आज बटी हुई भी है, लेकिन उस समय के लिए यूटोपियन था। ठीक है, तो नेशंस में बन जाएगी। और लोगों को हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनके फ्लैग से, जो लाइन में आ रहे हैं ना, कि इस देश के लोग हैं, वो उस देश के। राजा के टाइम पे झंडे वंडे नहीं चलते थे, लेकिन उन्होंने क्या विजन किया था कि नेशन जब बन जाएंगे तो लोगों के अपने झंडे होंगे, है ना, उनकी कॉस्ट्यूम होगा, नेशनल कॉस्ट्यूम हुआ करेगा, कि इस देश के लोग ये पहनते हैं, इस नेशन के लोग ये पहनते हैं। लीडिंग द प्रोसेशन, जो लीड कर रहे हैं प्रोसेशन को, वॉज पास्ट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वो उससे आगे निकल गए हैं, जो लीड कर रहे थे वो आगे निकल गए हैं। और कौन कौन आगे निकला है भाई, यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड, ये आगे निकल गए। इसका मतलब यूटोपियन विजन उनका क्या रहा होगा उस समय का, कि ये लोग स्वतंत्र हो गए हैं, विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट। अच्छा, उस समय तक ये नेशन ही स्टेट, नेशन स्टेट्स थे। अब फ्रांस की अगर हम बात करें, आइडेंटिफाइड किया जाता है बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर। तो फ्रांस को किस तरीके से पहचाना जा रहा था, कि उसका जो झंडा था ना, वो 3 रंगों वाला झंडा था, है ना। अगर हम बात करते हैं कि फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता था, हम फ्रांस को किस चीज़ से पहचान सकते थे भाई, उसके क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर फ्लैग से, क्रांतिकारी तिरंगे से पहचान सकते थे। हैज़ जस्ट रीच द स्टैच्यू, वो बिल्कुल अभी क्या हुआ है, वो प्रतिमा के पास बस जस्ट पहुंचा ही है। तो अभी इंपॉर्टेंट बात याद करो कि इस जुलूस से आगे कौन निकल गया है, कौन नेतृत्व कर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड के लोग। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फ्रांस कहाँ है, अभी अभी बस जस्ट प्रतिमा के पास पहुंचा ही है, यानी कि बस आज़ादी होने वाला है। शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। और अब क्या हो रहा है, इनके पीछे जर्मनी के लोग हैं। ठीक है, जो जर्मनी के लोग हैं वो बियरिंग करे हुए हैं, मतलब उनके हाथ में क्या है, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग है। अब बड़ी यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या आती है कि एट द टाइम व्हेन सूरो ने क्रिएट की थी ना अपनी ये इमेज, ठीक है, जब ये पेंटिंग उन्होंने बनाई थी, तो द जर्मन पीपल्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशंस। तो उस समय तो पता है क्या हुआ था, जर्मनी कुछ था ही नहीं, मतलब ऐसे यूनाइटेड नेशंस के रूप में जर्मनी था ही नहीं। फिर भी सूरो ने अपनी कल्पना में, जर्मनी क्या था, एक ज़मीन का बड़ा सा टुकड़ा जो छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है, एक यूनाइटेड नेशंस जैसा कुछ नहीं था।
यूनाइटेड नेशंस जैसा कुछ नहीं था। जर्मनी जो था वो छोटे छोटे टुकड़े थे, जो बाद में जर्मनी का जब कहते हैं ना यूनिफिकेशन हुआ, जब जर्मनी एक हुआ तब जाके वो जर्मनी कहलाया, जर्मनी बना। ठीक है, तो बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब सूर्य ने ये छवि जो ये इमेज है जब इन्होंने ये बनाई तो जर्मन लोग जो थे तब तक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा ही नहीं बने हुए थे। वो झंडा थामे हुए हैं, लेकिन उन्होंने दिखाया ठीक है कि वो क्या करे हुए हैं भाई, झंडा थामे हुए हैं। द फ्लैग दे कैरी इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स। तो जो फ्लैग उन्होंने कैरी कर रखा था ये एक्सप्रेशन किसका था, उनकी उम्मीदों का था, उनकी होप्स का था। 1848 में टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज़ इनटू द नेशन स्टेट। अब क्या उम्मीद थी उनको कि भाई क्या हो जाए कि ये जितने भी जर्मन भाषी रियासतें हैं, ठीक है, ये क्या हो जाए बच्चे, ये एक हो जाएं, है ना, और एक कुछ जर्मनी जैसा बन जाए। तो जो भी लोग जो जर्मन भाषा का यूज़ कर रहे हैं वो क्या हो जाए, वो एक नेशन स्टेट बना लें। मतलब ये उनकी कल्पना थी, स्यूरो ने ऐसा चाहा था एक्चुअली, तभी उन्होंने अपनी पेंटिंग में इस तरह से दिखाया था। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को भी मतलब माने, अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो, मतलब कि जो नेशन स्टेट है ना, जो सारी की सारी जर्मन स्पीकिंग जो प्रिंसिपैलिटीज़ हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपैलिटीज़, मतलब जो राजाओं के अंडर में जो क्षेत्र आते थे ना उसको, उसके लिए है ये जो रियासतें जिन्हें हम बोलते थे उस समय। तो ये सारी वो कहते हैं छोटी छोटी रियासतें हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। तो सूरो ने क्या चाहा कि भाई ये पूरा का पूरा एक नेशन स्टेट बन जाए, जर्मनी बन जाए, और क्या बन जाए, अब वो क्या चाहते थे, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक संविधान हो जिसमें रूल वूल हो और उसके हिसाब से ही देश चले। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर दी पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया। आप जर्मन के लोगों के पीछे पीछे कौन आ रहा है भाई, ऑस्ट्रिया के लोग आ रहे हैं। द किंगडम ऑफ टू सिसिली है, लुम्बार्डे है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, हंगरी एंड रशिया है। सब याद कर लेना भैया, पीछे पीछे कौन आ रहे हैं, लाइन से पहला अल्फ़ाबेट पकड़ लेना सबका और याद कर लेना। ठीक है, आगे आ जाते हैं भाई। अब ऊपर से क्या दिखा रखा है कि फ्रॉम द हेवंस अबव क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल्स। ठीक है, अब जो आकाश है उसमें से क्या दिखा रखे हैं भैया, जो क्राइस्ट हैं, वो जो सेंट्स हैं वो, ठीक है, मतलब ईसा मसीह हो गए, संत हो गए। सेंट्स कौन होते हैं भाई, क्राइस्ट किसके लिए आया भाई, ईसा मसीह के लिए। सेंट्स किसके लिए आया है भाई, सेंट आया है संतों के लिए। और एंजल्स कौन होते हैं, फरिश्ते। तो गेज कर रहे हैं, मतलब नीचे का दृश्य जो है वो बिल्कुल नज़र जमाए बैठे हुए हैं, बिल्कुल उसको अच्छे से देख रहे हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय दी आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फर्टानिटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो क्या हो रहा है भाई, चित्रकार ने, जो हमारा जो चित्रकार है फ्रेडरिक सूरो है, उन्होंने इनका इस्तेमाल दुनिया में राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है ना, कि भगवान भी देखो ऊपर से खुश हो रहे हैं, ईसा मसीह खुश हो रहे हैं, संत खुश हो रहे हैं, फरिश्ते जो है वो ऊपर से परियां दिखा रखी है ना आपको, तो वो इतने खुश हो रहे हैं। और नीचे लोगों में क्या फर्टानिटी आ गया, भाईचारा है, उस चीज़ को सिम्बलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस चैप्टर विल डील विद द मेनी ऑफ द इशूज़। ये चैप्टर है, इसमें बहुत सारे इस तरह के इशूज़ उठाए जाएंगे, विजुलाइज्ड बाय सूरो इन फिगर 1, जो उन्होंने विजुलाइज किया था ना। तो इस अध्याय में ऐसे कई सारे विषय उठाएंगे जिसमें कि काल्पनिक अभिव्यक्ति जो सूर्य ने चित्रवन में की थी ना, उनके बेस पर। तो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी अगर हम बात करते तो नेशनलिज्म जो था वो इमर्ज हो गया था एज अ फोर्स विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंज इन द पॉलिटिकल एंड द मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। अब पता है क्या हुआ था, 19th सेंचुरी में जो नेशनलिज्म है वो एक इतनी बड़ी, मतलब हम कह सकते हैं कि एक ताकत बन के उभरा था, क्योंकि उसके पहले लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी, लेकिन उस समय राष्ट्रवाद एकदम ताकत बन के उभरा, जिसने यूरोप के राजनीतिक, पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक और मानसिक जगत में, जो कि मेंटल वर्ड हम बोल रहे हैं, लोगों का दिमागों में एक तरीके का भारी परिवर्तन ला दिया था। अब देखो दोनों बातों को समझो। पहली बात उन्होंने क्या बोला कि पॉलिटिकल चेंजेस आए थे, क्योंकि राजा से निकल के शासन जो अभी आगे पढ़ेंगे हम, किसके हाथ में आ गया था, पब्लिक के हाथ में। पब्लिक के हाथ में कैसे, मतलब बाद में जो सिस्टम आज हमारा चल रहा है उस तरीके से धीरे धीरे बनने लगा था। ठीक है, और मेंटल वर्ल्ड में कैसे चेंज आया था, लोगों की मानसिकता ही बदल गई थी। पहले तो बस राजा जी राजा जी राजा जी चलता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को समझ में आया कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। राजा जो कह रहा है, हमेशा तो राजा अच्छा नहीं हो सकता ना, राजा भी तो इंसान ही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर राजा अच्छा ही हो। ठीक है, तो उनको समझ में आने लगा था कि नहीं, ये दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लोगों ने बहुत मेंटल, उनके स्टेट चेंज हुए। और इतना आसान थोड़ी था कि राजा को ऐसे ही बोलेंगे आगे आप कल से आप ना राजा नहीं हो। बड़ा ही मुश्किलों का सामना हुआ, बहुत बड़े बड़े विवाद हुए, बहुत झगड़े हुए।
और फिर जाके नेशनल जो स्टेट नेशन स्टेट जो बने वो बने थे। ठीक है, तो वो सब कैसे बने तो उन सब के बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वॉज द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट, है ना। जब खूब हो गए ना द्वंद्व वंद सारे, तो लास्ट में उसका रिजल्ट क्या निकला कि भाई नेशन स्टेट बने थे इन प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टीज़। पहले क्या होता था, मल्टी नेशनल डायनेस्टीज होती थी, राजाओं के ये मेरा है, राजा बोलता था ये सब मेरा है, ये जगह मेरी है। लेकिन बाद में क्या हुआ, नेशन स्टेट बन गए, तो बहुत सारी तो रियासतें आपस में ही मिल गई और नेशन स्टेट्स बने। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ द यूरोप, ठीक है, उसकी जगह क्या बन गया था, नेशन स्टेट बने थे। मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स की बजाय, मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स की बजाय जो यूरोप के थे नेशन स्टेट बन गए थे। The concept of practices of a modern state in which a centralized power exercised sovereign control over clearly defined territory has been developing over a long period of time in Europe. अब देखो ये पूरी बात को ध्यान से समझना। देखो इन परिवर्तनों में अंततः ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि यूरोप में बहुत सारे जो राष्ट्र थे जो वंशों के आधार पर चले आ रहे थे, उनकी जगह राष्ट्र राज्य यानी कि नेशन स्टेट बन गए थे। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियों और विचार विकसित हो रहे थे। लोगों में क्या हो रहा था, गतिविधियां क्या होती हैं भाई, आप क्या क्या करे जा रहे हो। ठीक है, द कॉन्सेप्ट दैट प्रैक्टिस द मॉडर्न स्टेट इन विच, ये तो हो गया था हमारी लाइन, हाँ यही थी। द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट इन विच क्या हो रहा था, सेंट्रलाइज पावर तो एक्सरसाइज किसके द्वारा हो भाई, प्रभु सत्ता जो है केंद्रीय शक्ति की थी। ठीक है, क्या हो रहा था इसमें, गतिविधियाँ विचार ऐसे विकसित हो रहे थे जिसमें क्या लोग क्या सोच रहे थे स्पष्ट रूप से कि प्रभु सत्ता जो है, प्रभु सत्ता एक केंद्रीय शक्ति हो, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास और विरासत की भावना थी। बट जो नेशन स्टेट थे ना, वॉज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, ज़्यादातर जो उसके सिटीजन थे, एंड नॉट ओनली इट्स रूलर, राजा ही नहीं, केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। लोग क्या चाहते हैं, आसान भाषा में सुन लो, आसान भाषा में यही है कि लोग क्या चाहते थे कि भाई हमारी एक कॉमन आइडेंटिटी हो, हम यहाँ के लोग हैं, हमारा एक नेशन स्टेट हो। ठीक है, नेशन स्टेट हो और हम जो हैं वो यहाँ के नागरिक माने जाएँ। हम जो कौन होंगे, हमारी जो हिस्ट्री है वो सेम होनी चाहिए, तो हम वो लोग होंगे एक नेशन में जिनकी हिस्ट्री सेम होगी और डिसेंट। ठीक है, डिसेंट क्या होता है, जो हमारे पूर्वज वगैरह होते हैं उनके लिए आया ये। आगे देखो, दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमोरल, इट वॉज फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल। अब क्या होता है, ये कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट, ये नहीं एग्जिस्ट करती थी, ऐसे कॉमननेस नहीं थी लोगों के अंदर। है ना भाई, पहले से तो लोग ऐसे थे ही नहीं कि लोगों के अंदर ये कोई अपनी आइडेंटिटी, है ना, अपनी कॉमननेस की भावना हो, तो ये तो लोगों में डाली गई थी धीरे धीरे। ठीक है, तो हम क्या है, किसने डाली थी भाई, ये लोगों के अंदर फीलिंग्स जो थी, ये बहुत सारे स्ट्रगल वगैरह हुए थे थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स, तो ये आया था। एंड जो कॉमन पीपल थे उनमें भी, जिनमें आ गई थी, वो लोगों के बीच में डाल रहे थे फीलिंग। जिससे क्या होता है, अब आप सोचो, ब्रिटिश हमारे देश में शासन कर रहे थे, बहुत टाइम से शासन कर रहे थे, तो 150-200 साल तो उन्होंने शासन किया ही। तो पहले पहले थोड़ी ना लोगों को लगने लगा था कि ये विदेशी और हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को समझ आया कि गलत है, हम पर हमारे साथ गलत हो रहा है, तब जाके जो कुछ लीडर्स थे उन्होंने लोगों में फीलिंग्स डालनी शुरू की। सेम एस यहाँ पे भी था कि पहले लोगों में ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स के एक्शंस जो थे, कॉमन पीपल के बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए, उससे ये सब आई। तो दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी इन यूरोप। तो इस जो चैप्टर है, हम इसमें यही सारा पूरा पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके के डाइवर्स प्रोसेस थे, कितने विभिन्न तरीके थे जिस तरीके से नेशन स्टेट जो है बने, नेशनलिज्म आया है 19th सेंचुरी में यूरोप में। तो ये जो वीडियो है ना, बस मैं इसे यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छा, कुछ ना साइड में कुछ छोटी छोटी चीज़ें दे रखी हैं, वो देख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशंस भी आ ही जाती हैं एग्जाम में ना। तो एक तो यहाँ पर दे रखी है एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है बेटा निरकुंज, जिस पर किसी का भी जो है वो कहता है ना कंट्रोल ना हो। लिटरली अ गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रेंट्स ऑन पावर्स, जिसकी पावर एक्सरसाइज्ड, मतलब जो जिसकी पावर पे कोई अंकुश ही ना हो। तो एक राजा की पावर तो ऐसी होती है जिस पे कोई किसी का अंकुश नहीं होता। सो एब्सोल्यूटिस्ट वर्ड इज यूज्ड फॉर द रूलर्स।
फॉर द किंग्स. इन हिस्ट्री द टर्म रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ मोनार्किल गवर्नमेंट. है ना, राजा वाली जो गवर्नमेंट होती थी, मोनार्किल गवर्नमेंट होती थी, राजशाही सरकारों के लिए ही ये वर्ड यूज़ होता है. दैट वॉज सेंट्रलाइज, मिलिटराइज एंड रिप्रेसिव. कैसी थी? सेंट्रलाइज थी, केंद्रीकृत थी, मतलब सेंटर में राजा ही रहता था और पूरा देश चलाता था. और मिलिट्राइज्ड मतलब राजा के पास अपनी सेना होती थी. और रिप्रेसिव मतलब क्या होता था? दमनकारी नीतियाँ होती थी उसकी. राजा का मन नहीं किया, कोई बंदा अच्छा नहीं लगा, बोला इसको कल फांसी पे चढ़ा दो, तो चढ़ा दिया जाता था, है ना. या फिर खेतों से इतना लगान वसूल करना है तो भैया वसूल करना है. राजा का हुक्म है तो सर आंखों पर, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं थी. इसीलिए उसको एब्सोल्यूटिस्ट बोला गया. यूटोपियन का मतलब होता है विजन of a society that is so ideal that is unlikely to actually exist. मतलब एक ऐसे समाज की आप कल्पना कर रहे हो, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श हो, उसका साकार होना लगभग ही जो है असंभव हो. तो यूटोपियन विजन कहलाता है. ठीक है, सब प्रेम से रहे. जैसे एक हम ऐसा फैमिली की कल्पना कर ले, मान लो, जिसमें कभी कोई लड़ता ही ना हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो, जिन्हें कोई दुख ही ना हो, जिनके जीवन में संघर्ष ही ना हो. सच्ची में ऐसा होता है क्या? हर एक के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, हर फैमिली में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं. सो ऐसा नहीं होता. अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो हम इसको क्या कह रहे हैं? यूटोपियन विजन. तो फ्रेडरिक सीरोने का यूटोपियन विजन क्यों था? क्योंकि उस समय तो राजाओं का शासन इतने चरम पे होगा, तो ऐसा कल्पना ही तो वो कर पा रहे थे कि राजा खत्म हो जाएंगे, नेशन स्टेट बन जाएंगे, लोगों के झंडे होंगे, लोगों की पोशाकें होंगी. ठीक है, तो इसलिए आए थे वर्ड्स. चलो आगे देखते हैं. अच्छा, एक वर्ड आता है पेल्बिसाइड. पेल्बिसाइड का मतलब क्या होता है? जनमत संग्रह. जनमत संग्रह मतलब एक डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ द रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल. एक ऐसा, जैसे हमने नगाड़े बजवाती, नगाड़े बजवाए राजा ने और पूछा कि भाई लोगों मैं ये फैसला लेने वाला हूँ, तुमको लग रहा है कि सही है तो वोट दे दो. तो डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ द रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट द प्रपोजल. मैं ये प्रपोजल लेकर आया हूँ, मेरी तरफ से मैं बात रख रहा हूँ, तुमको सही लग रही है तो यस में वोट दो, नहीं लग रही है तो नो में वोट दो. ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज, पब्लिसाइड. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. अब हम बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन की एंड आइडिया ऑफ नेशन की. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा. सो यह मैं अगले वीडियो में आपको करवाने वाली हूँ. इसे बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि एक्चुअल चैप्टर अब यहाँ से शुरू होने वाला है. वो तो आपको एक पीछे बेस दिया होता है, लेकिन हाँ, पेंटिंग पे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू, बाय बाय.